नमस्कार, मैं आनंद राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्वामी ब्रह्मानंद शो में। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात कर चुके थे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने किस प्रकार से भारत भ्रमण किया, स्वामी सर्वानंद जी का क्या सहयोग रहा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने स्वाधीनता संग्रामों में अपना योगदान दिया। ये बात है सन 1928 की, जिस वक्त महात्मा गांधी जी राठ पधारे थे। बहुत सारे लोग ये बात सुन के हक्का बक्का रह जाएंगे कि महात्मा गांधी जी हमारे नगर राठ में भी एक समय पधारे थे। जी हाँ, जब महात्मा गांधी जी राठ पधारे उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने कार्यकर्ताओं समेत इनसे मुलाकात की और आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देशन प्राप्त किया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी जाकर नमक कानून भंग किया और समूचे देश में 13 अप्रैल तक इस कानून को तोड़ने का आह्वान किया। राष्ट्रीय आंदोलन के इस सप्ताह में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने अनेक सहयोगियों के साथ नमक कानून भंग किया और वह गिरफ्तार करके हमीरपुर जेल भेज दिए गए। स्वामी जी को बाद में हमीरपुर से कानपुर जेल भेजा गया, जहां वह लगभग 1 महीने तक राधा मोहन गोकुल के साथ रहे। इसके पश्चात आपको हरदोई जेल भेज दिया गया। कारावास 2 साल का हुआ था। हरदोई जेल में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ आपका संपर्क हुआ। उन दिनों जेल में राजनैतिक बंदियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। हैसियत के अनुसार कैदियों के लिए ए, बी और सी श्रेणियां निर्धारित की गई थीं। स्वामी जी सी श्रेणियों के बंदियों के लिए विशेष रूप से हमेशा आवाज उठाते रहे, क्योंकि इनकी कठिनाइयां और परेशानियां अत्यधिक थीं। एक दिन पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर जेलर ने विशेष कैदियों को खाने पर बुलाया। स्वामी जी ने केवल कुछ गिने चुने कैदियों को आमंत्रित किया जाना भेदभावपूर्ण, मानवता के प्रतिकूल पाया, इसीलिए उन्होंने वहां जाना अस्वीकार कर दिया। विद्यार्थी जी ने इस मामले में आपको जिद न करने के लिए बेहद समझाया, परंतु आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। इस पर विद्यार्थी जी ने भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अंततः जेलर ने स्वामी जी का सुझाव मानकर सभी कैदियों को भोजन कराया। कारावास के दिनों में स्वामी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ अनेक विषयों पर खुलकर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों सज्जन जेल से मुक्त होने के पश्चात अनेक रचनात्मक कार्यों की रूपरेखा बनाते तथा योजना के संबंध में दोनों व्यक्ति हमेशा ही एकमत रहते। विद्यार्थी जी के सत्संग से आपको बेहद आत्मसुख प्राप्त होता था। दूसरी ओर जेल में कुछ अन्य राजनैतिक बंदी भी थे, जिनकी चरित्रहीनता और निज स्वार्थ की भावनाएं देखकर स्वामी जी बेहद परेशान होते और यह कल्पना करते हुए बेहद दुखी होते कि अगर इनका अभी यह हाल है और देश अगर इनके हाथों में आया तो यह देश की क्या गति करेंगे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार 5 मार्च 1931 को सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए। स्वामी जी बांगरमऊ उन्नाव में विशंबरनाथ त्रिपाठी से मिलते हुए पैदल ही कानपुर पहुंचकर तिलक हॉल में रुके। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के यहाँ कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था हुई। प्रातःकाल विद्यार्थी जी से विदा लेकर आप गोकुलराम वर्मा जी के यहाँ फील खाना गए। इसी समय नगर में भगत सिंह जी को फांसी देने का समाचार आग की तरह फैल गया और हड़ताल कराने के प्रयत्न होने लगे। किसी कारणवश हड़ताल में सांप्रदायिक दंगा हो गया। हो हल्ला सुनकर स्वामी जी गोकुलराम वर्मा जी के घर से बाहर निकले। साथ में हौरीलाल वर्मा और गोकुलराम भी थे। मार्ग में भयंकर दंगा में फंस जाने के कारण आप बड़ी कठिनाई से बच सके। लौटकर गोकुलराम के घर पहुंच पाना असंभव था, इसीलिए बीच में ही रेल बाजार में मंगली जी के घर पर ही 2 दिन रुक जाना पड़ा।
इसी बीच दंगा शांत कराने के प्रयास से विद्यार्थी जी शहीद हो चुके थे, परंतु आपको यह समाचार पैदल यात्रा करते हुए हमीरपुर पहुंच जाने के उपरांत मिला। विद्यार्थी जी के अनुपम व्यक्तित्व और सद्गुणों को याद करके आपका हृदय विदीर्ण हो उठा। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपको पुनः कारावास में बंद कर दिया गया। अब की बार आपको बरेली जेल में रखा गया। वहां पर बाबा राघव दास जी से आपका संपर्क हुआ। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी श्रेणी ए में कैदी थे। बरेली जेल के कारागार में बंदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थीं। इसके विरोध में स्वामी जी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर संघर्ष छेड़ा और अनशन भी किया। मीरपुर में स्वामी जी को पता चला कि रेल की पटरी उखाड़ने के आरोप में रामगोपाल गुप्त गिरफ्तार हो गए हैं। इस संबंध में स्वामी जी मजिस्ट्रेट से मिले और रामगोपाल गुप्त को छोड़ने का अनुरोध किया। मजिस्ट्रेट ने वैधानिक स्थिति समझाकर असमर्थता जताई। संयोग से मजिस्ट्रेट क्षत्रिय वंश का था। बातचीत में स्वामी जी की पकड़ हमेशा से ही अद्भुत रही है। आपने उससे कहा, देखिए तो एक बनिए के लड़के का साहस कि उसने देशभक्ति के आवेश में आकर रेल की पटरी उखाड़ दी, और आप क्षत्रिय होकर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कलम से उसे आजाद नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी के व्यक्तित्व तथा शब्दों ने जादू का असर किया और मजिस्ट्रेट रामगोपाल गुप्त को रिहा करने के लिए राजी हो गए। सन 1931 में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने स्वामी सर्वानंद जी के सहयोग से उन्हीं की जन्मभूमि ग्राम इटौरा में एक विद्यालय खोला। स्वामी सर्वानंद, श्रीपद सहाय रावत आदि सहयोगियों की सम्मति से उस छोटी सी शिक्षा संस्था का नाम ब्रह्मानंद विद्यालय रखा गया। इस विद्यालय के संचालन के लिए जो प्राथमिक सहायता प्राप्त हुई वह रामचंद्र महतो खेड़ा शिलाजीत तथा मूलचंद शर्मा जी जो कि राठ से थे उनसे प्राप्त हुई। स्वामी जी की योजना थी कि बालकों को हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ कृषि और उद्योग संबंधी शिक्षा भी प्रदान की जाए, परंतु ग्राम इटौरा में कृषि के लिए वांछित भूमि प्राप्त न हो सकी और आर्थिक अभाव भी सामने आ गया। देश इस समय कुछ विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, इसीलिए चंदा प्राप्त करने में भी सहायता नहीं मिली। इस अवसर पर स्वामी सर्वानंद जी के भांजे श्री वृंदावन जी रईस जी ने वांछित सहायता देने का वचन दिया और विद्यालय को उनकी जमींदारी के एक गांव खोही में ले जाया गया। ग्राम कनकुआ निवासी जानकी प्रसाद सक्सेना जो कि MSc किए हुए थे, उन्होंने प्रधानाचार्य का पद संभाला। कुछ दिन पश्चात अधिक सुविधाओं की उम्मीद से विद्यालय को उन्हीं की जमींदारी के एक ग्राम उमरई में स्थानांतरित किया गया, परंतु वहां उसकी स्थिति और असुविधाजनक सिद्ध हुई, अतः उसे फिर से जहां के तहां खोही में ही ले आया गया। उन दिनों सुप्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी राधा मोहन गोकुल कानपुर में रहकर अपना कार्य कर रहे थे, परंतु कानपुर में अंग्रेजी शासन की इतनी अधिक नजर थी कि उनको एक प्रकार से नजरबंद रहना पड़ता था। स्वामी जी का उनसे जेल में अच्छा परिचय हो गया था और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने उनको सुझाव दिया कि कानपुर की तुलना में यदि वह किसी दूर देहात में अपने कार्यों का संचालन करते हैं तो उनके लिए अधिक आसान होगा, क्योंकि दूर दराज देहातों में अंग्रेजी हुकूमत की नजर उतनी नहीं होती थी। गोकुल जी को स्वामी जी का यह सुझाव अत्यंत अच्छा लगा और वह अपने 2 सहयोगियों के साथ खोही चले आए। गोकुल जी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। वह दिन भर तो विद्यालय की व्यवस्था में अपना योगदान देते, तत्पश्चात रात्रि में पास के जंगलों में जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बनाते, किंतु यह क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था
3 दिसंबर 1935 को इनका स्वर्गवास हो गया। राधा मोहन गोकुल अखिल भारतीय ख्याति के क्रांतिकारी थे, अतः उनकी मृत्यु का समाचार देश के विभिन्न समाचार पत्रों में विस्तार से छपा। इस घटना के बाद ही खोही एवं आसपास के लोगों ने जाना कि यह व्यक्ति जो उनके साथ इतने मामूली ढंग से रह रहा था, यह कितना विशिष्ट था। साथ ही शासन की दृष्टि में स्वामी जी का विद्यालय एक संदेहजनक स्थल बन गया। अंग्रेजी शासन के कुछ पिट्ठू जो पहले से ही दुर्भावना रखते थे, अब उन्हें तत्कालीन जिलाधिकारी कमलाकर द्विवेदी को भरने का अच्छा अवसर मिला। उन्होंने स्वामी जी और गोकुल जी के संबंधों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और कहा कि बाबा ने विद्यालय की आड़ में बम बनाने का कारखाना खोल रखा है। परिणाम यह हुआ कि कड़े शासनादेश द्वारा विद्यालय को तत्काल ही बंद कर दिया गया। अपने लगाए हुए लहलहाते पेड़ों को इस प्रकार उखाड़ फेंका जाना स्वामी जी को बेहद खला। उन्होंने जिलाधिकारी को अपना उद्देश्य लाख समझाया, बार बार समझाया, परंतु किसी भी कीमत पर जिलाधिकारी अनुमति देने के लिए राजी नहीं हुआ। स्वामी जी मन महसूस कर रह गए। मन ही मन निश्चय किया कि कोई बात नहीं, अनुकूल समय आने पर फिर से प्रयास करूंगा। कभी तो कोई नेक दिल इंसान जिलाधिकारी के रूप में यहाँ पर आएगा। सन 1936 में स्वामी जी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों में लगे रहे। इसी वर्ष नेहरू जी की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में आप सम्मिलित हुए। वहां से लौटने के पश्चात आप दक्षिण भारत की ओर चल पड़े और वहां जाकर सेवाग्राम पहुंचकर आप महात्मा गांधी जी से मिले। आप हमारे साथ देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो। नमस्कार।